पाठशाला में अब आईएनएस विक्रांत के पुनर्जन्म का चैप्टर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को आधिकारिक तौर पर नेवी को सौंप दिया। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिसके पास अपना खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर है और वो अपना खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर डिजाइन कर सकता है। एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। दुनिया के सिर्फ 5 देश ही अब तक ऐसा कर पाए हैं कि उन्होंने अपना खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है, सिर्फ 5। और यह भारत के लिए बहुत गर्व की बात है, खासतौर पर तब जब हम पिछले 75 साल से सैन्य हथियारों, सैन्य साजो सामान, सैन्य उपकरणों के लिए विदेशी आयात पर निर्भर रहे हैं। दुनिया में यूनाइटेड नेशंस से मान्यता प्राप्त 193 देश हैं। इनमें सिर्फ 5 देशों के पास खुद का बनाया हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर है। आप सोचिए, और जिन 5 देशों के पास एयरक्राफ्ट कैरियर, जो 5 देश हैं जिनके पास है, वो कौन कौन है? एक है अमेरिका, यूएस, दूसरा रशिया, जिससे कि दुनिया के ज्यादातर देश जो हैं वो हथियार खरीदते हैं, दोनों से ही खरीदते हैं। फिर हो गया आपका फ्रांस, चौथा हो गया आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम, 5वां देश है चीन, चाइना। और आज वो इतिहास का लम्हा हमारे लिए सामने आया जब 6ठा देश कौन सा बन गया? वो बन गया हमारा, आपका भारत, जिसके पास अपना एयरक्राफ्ट कैरियर है, अपना बनाया हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब आपको बताता हूं कि एयरक्राफ्ट कैरियर होता क्या है, इसे बनाना कितना मुश्किल होता है, इसे बनाने में कितना समय लगता है, क्यों सिर्फ 5 देश हमसे पहले ऐसा कर पाए थे। देखिए, एयरक्राफ्ट कैरियर पानी का एक बड़ा जहाज होता है जिस पर लड़ाकू विमान पार्क हो सकते हैं, लैंड हो सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं, ईंधन भर सकते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर पर रनवे बने होते हैं जहां से विमान उड़ान भरते हैं या लैंड होते हैं। यानी ये एक तरह से समुद्र पर चलता फिरता एयरबेस होता है। एयरक्राफ्ट कैरियर एक वॉरशिप है जिस पर विमानों के साथ साथ हथियार, मिसाइल की भी तैनाती होती है। एयरक्राफ्ट कैरियर पर विमानों को हथियारों से लैस किया जा सकता है। युद्ध के वक्त दुश्मन को रोकने के लिए भी एयरक्राफ्ट कैरियर नेवल ब्लॉकेज लगाने में बड़ा योगदान देते हैं। जैसे 1971 के युद्ध में भारत ने आईएनएस विक्रांत के जरिए बंगाल की खाड़ी में नेवल ब्लॉकेज लगा दिया था। इस तरह के एयरक्राफ्ट कुछ दिन, कुछ महीने में नहीं बनते। इन्हें बनाने में कई कई साल लग जाते हैं और भारत जैसे देश में तो और भी वक्त लग जाता है। अब आईएनएस विक्रांत का ही उदाहरण देखिए। आईएनएस विक्रांत जैसे मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट को बनाने की रूपरेखा 1999 में तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के समय तैयार हुई। 2001 में कोचिन शिपयार्ड कंपनी ने इसका डिजाइन तैयार किया और 2003 में इसके डिजाइन को मंजूरी मिली। 2005 में इसे बनाने के लिए स्टील कटिंग सेरेमनी हुई थी, यानी कोच्चि में एयरक्राफ्ट का निर्माण शुरू करने की नींव रख दी गई। फिर 2009 में आईएनएस विक्रांत के निर्माण की औपचारिक शुरुआत हुई, जिसे कील लेइंग कहा जाता है। 29 अगस्त 2011 को आईएनएस विक्रांत को उस जगह से बाहर लाया गया जहां इसका ढांचा तैयार हुआ था, जिसे ड्राई डॉक कहते हैं। 12 अगस्त 2013 को इसे पानी में उतारा गया। दिसंबर 2020 तक आईएनएस विक्रांत के बेसिक ट्रायल्स पूरे हो गए। 4 अगस्त 2021 को इसे पहली बार समुद्र में उतारा गया। जुलाई 2022 तक इसके सी ट्रायल्स हुए। आज ये नेवी में कमीशन हो गया, शामिल हो गया और इसे पूरी तरह ऑपरेशनल होने में जून 2023 तक का वक्त लगेगा। कितना लंबा वक्त गुजरा है यहां तक पहुंचने में, सोचिए। अब आते हैं कि इसे बनाने में कितना वक्त लगेगा। सामान्य तौर पर एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में 7 से 10 साल लगते हैं। अगर कैरियर के डिजाइन और इसमें लगने वाले उपकरण में बदलाव हैं तो इससे भी ज्यादा वक्त लग सकता है। सामान्य तौर पर एक एयरक्राफ्ट को बनाने में 3 फेज होते हैं और आईएनएस विक्रांत को बनाने में करीब 13 साल लगे। पहला एयरक्राफ्ट कैरियर का बेस बनाना और ढांचे को शिपयार्ड में शिफ्ट करना, यह पहला फेज होता है। दूसरा फेज होता है कि इस फेज में एयरक्राफ्ट को समुद्र में लॉन्च कर टेस्टिंग की जाती है। तीसरा फेज होता है कि एयरक्राफ्ट का कमीशन आता है, यानी टेस्टिंग के बाद एयरक्राफ्ट को आधिकारिक तौर पर इस्तेमाल शुरू किया जाता है। आईएनएस विक्रांत को बनाने में 13 साल लगे और बनाने में इसलिए बहुत वक्त लगता है क्योंकि बहुत बड़ा होता है, इसमें हर तरह की सुविधा देनी होती है। जैसे आईएनएस विक्रांत
45,000 टन का वजन है इसका। इसे बनाने में 20,000 करोड़ का खर्च आया। इसके फ्लाइट डेक पर एक बार में एक साथ 12 फाइटर प्लेन और 6 हेलीकॉप्टर पार्क हो सकते हैं। फ्लाइट डेक का एरिया 2.5 हॉकी मैदान के बराबर होता है। इसमें 2 रनवे हैं। इसमें 1600 क्रू के रहने के लिए 2400 कंपार्टमेंट्स हैं। इसकी हाइट 15 मंजिला किसी बिल्डिंग के बराबर है। 15 मंजिल की जो बिल्डिंग होती है उतनी ऊंचाई है इसकी। आईएनएस विक्रांत में 3000 फायर सेंसर हैं, 700 फ्लड सेंसर लगे हुए हैं। इसमें 16 बेड का अस्पताल भी है। इसके अलावा जनरल वार्ड, आइसोलेशन वार्ड, फीमेल वार्ड, आईसीयू भी है। सीटी स्कैन की सुविधा है। 3 बड़े किचन हैं। 5000 लोगों का खाना हर दिन बनाने की क्षमता है। एक वक्त में 600 लोग एक साथ यहां खाना खा सकते हैं। 4 गैस टरबाइन इंजन हैं जो 88 मेगावाट की पावर देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि आईएनएस विक्रांत के हर हिस्से में स्वदेशी पार्ट्स लगे, जो हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। आईएनएस विक्रांत के हर भाग की अपनी एक खूबी है, एक ताकत है, अपनी एक विकास यात्रा भी है। ये स्वदेशी सामर्थ्य, स्वदेशी संसाधन और स्वदेशी कौशल का प्रतीक है। इसके एयरबेस में जो स्टील लगी है वो स्टील भी स्वदेशी है। ये स्टील डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने विकसित किया, भारत की कंपनियों ने प्रोड्यूस किया। एक युद्धपोत से भी ज्यादा एक तैरता हुआ एयरफील्ड है, एक तैरता हुआ शहर है। इसमें जितनी बिजली पैदा होती है उससे 5000 घरों को रोशन किया जा सकता है। अच्छा, हम ये क्यों कह रहे हैं कि आईएनएस विक्रांत का पुनर्जन्म हुआ है? इसको समझाता हूं। आईएनएस विक्रांत नाम का एयरक्राफ्ट कैरियर पहले भी नेवी में रह चुका है। आप लोग को भी लग रहा होगा ना कि सुना सुना सा नाम है। तब भारत ने उसे ब्रिटेन से 1957 में खरीदा था। ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम HMS हरक्यूलिस था। जब भारत ने इसे खरीदा तो इसका नाम आईएनएस विक्रांत रखा। 1961 में भारतीय नौसेना में इसे शामिल किया गया। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में वो जहाज भारतीय नौसेना के बहुत काम आया। तब इसे बंगाल की खाड़ी में तैनात किया गया था। विक्रांत ने पाकिस्तानी सेना को समुद्र में खदेड़ने में अहम भूमिका निभाई थी। 36 सालों तक नौसेना को सेवाएं देने के बाद उसे 1997 में रिटायर कर दिया गया। जब पुराने विक्रांत को रिटायर किया गया तो उसके बाद नए स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत महसूस हुई। वहीं से नए विक्रांत के निर्माण की नींव पड़ी। आज के विक्रांत और पुराने विक्रांत में बहुत अंतर है बॉस। पुराना विक्रांत करीब 210 मीटर लंबा था, जबकि जो नया विक्रांत है वो 260 मीटर से भी ज्यादा लंबा है। पूरी तरह लोड कर दिए जाने पर नए विक्रांत का वजन करीब 45,000 टन है, जबकि पुराने विक्रांत का वजन इससे आधा ही था। यानी भारत के पास अब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए। हमारे पास पहले से आईएनएस विक्रमादित्य है और अब आईएनएस विक्रांत की ताकत भी भारतीय नौसेना के साथ जुड़ गई। आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत का अंतर क्या है बॉस? देखिए, आईएनएस विक्रमादित्य रूस में बना हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि आईएनएस विक्रांत के 76% पार्ट्स भारत में ही बने और करीब 500 भारतीय कंपनियों ने पार्ट्स बनाए। विक्रमादित्य का मूल नाम एडमिरल गोशकोव था। इसे भारत ने रूस से 2004 में खरीदा और नए सिरे से निर्माण के बाद 16 नवंबर 2013 को यह नौसेना में शामिल हुआ। आईएनएस विक्रमादित्य करीब 932 फीट लंबा है। आईएनएस विक्रांत करीब 860 फीट लंबा है। आईएनएस विक्रमादित्य एक बार में 13,000 किलोमीटर समुद्री यात्रा कर सकता है। आईएनएस विक्रांत एक बार में 14,000 किलोमीटर समुद्री यात्रा कर सकता है। आईएनएस विक्रमादित्य की अधिकतम स्पीड 32 नॉट प्रति घंटा है। विक्रांत के लिए स्पीड 28 नॉट प्रति घंटा है। आईएनएस विक्रमादित्य में कुल वजन 45,000 टन है, जबकि आईएनएस विक्रांत का टोटल वजन 40,000 टन है। भारत को आईएनएस विक्रांत की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि चीन अपनी सेना को लगातार मजबूत कर रहा है। 2035 तक चीन ने अपनी सेना को सबसे मॉडर्न और 2049 तक सबसे ताकतवर बनाने का लक्ष्य रखा है। आईएनएस विक्रांत के शामिल होने के साथ ही भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाने से चीन के पास जो 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उनको टक्कर दी जा सकेगी।
चीन ने अपना नया एयरक्राफ्ट फ्यूजियन टाइप 003 कैरियर है, इसी साल जून में लॉन्च किया है। जून में इसे अपना सबसे ताकतवर शिप जो मिला, मतलब बता रहा कि ये सबसे ताकतवर शिप है। साल 2012 से 2022 के बीच चीन ने अपने बेड़े में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल किए। इतना ही नहीं, चीन ने कॉम्बैट शिप के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। चीन के पास इस वक्त सबसे बड़ी नौसेना है। अमेरिका का अनुमान है कि 2040 तक चीन अपने शिप की संख्या को 40% तक बढ़ा लेगा। इस वक्त अमेरिका के बाद चीन ही अपनी सेना पर सबसे ज्यादा खर्च कर रहा है। चीन के इरादे तो पहले भी कभी ठीक नहीं है, और जिस तरह से चीन अपनी सेना को मजबूत कर रहा है, उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि भारत को आईएनएस विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट की काफी जरूरत थी। आप आईएनएस नाम सुनते हैं, इसका मतलब क्या होता है? आईएनएस विक्रांत सुन रहे हैं। आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। तो आईएनएस विक्रांत जब आप लिखते हैं, कोई आपसे पूछेगा कि आईएनएस विक्रांत बोलते हो, आईएनएस विक्रांत बोलते हो, आईएनएस विक्रांत, ये आप नाम सुन रहे हैं। इसमें आईएनएस का मतलब है इंडियन, आई से इंडियन, एन से हो गया नेवल यानी नौसेना, और शिप मतलब जहाज, यानी भारतीय नौसेना का जहाज जिसका नाम है विक्रांत। आईएनएस, इंडियन नेवल शिप। आईएनएस विक्रांत भारत की ताकत का प्रतीक तो है ही, साथ में डिफेंस सेक्टर में भारत के आत्मनिर्भर होने का भी प्रतीक। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद रक्षा क्षेत्र में भारत को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए, वरना एक समय तो ऐसा था जब भारत अपनी जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर डिपेंडेंट था। आपको याद दिलाता हूं कि मोदी सरकार जब से पहले, अगर आप कहिए कि भारत की हालत क्या थी, अगर वो आपको बताऊं, 2014 में भारत जितने हथियार निर्यात करता था उससे 40 गुना ज्यादा हथियार आयात करता था। 2012, 13, 14 में भारत ने सिर्फ 1644 करोड़ के हथियार निर्यात किए थे। 2014-15 में भारत ने 1941 करोड़ के हथियार निर्यात किए। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन चुके थे। 2014 से पहले 5 साल में भारत ने 1,03,535 करोड़ के हथियार आयात किए थे। 2014 में भारत किस देश से कितना हथियार खरीदता था यह भी जान लीजिए। अमेरिका से 32,615 करोड़ के हथियार इंपोर्ट करता था, रूस से 25,448 करोड़ के, फ्रांस से 12,047 करोड़ के हथियार खरीदता था, यूक्रेन से 3,606 करोड़ के हथियार खरीदने का खर्च था, इजराइल से 3,305 करोड़। मतलब ये वो दौर था जब भारत इटली, जर्मनी और यहां तक कि स्विट्जरलैंड से भी हथियार खरीदता था। 2014 में नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाली और उसके बाद डिफेंस सेक्टर की तस्वीर बदलनी शुरू हुई। 2022 आते आते क्या हुआ है सुनिए। 2017 से 2021 के बीच भारत का डिफेंस इंपोर्ट 21% कम हुआ है। 2021 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 13,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। जो कभी 1,000 करोड़ रुपए के आसपास होता था, वो अब बढ़कर 13,000 करोड़ के पार चला गया है। कुल डिफेंस एक्सपोर्ट में से 70% प्राइवेट सेक्टर से आया था। रूस से भारत का डिफेंस इंपोर्ट 47% तक कम हुआ है। भारत अपनी जरूरत के हथियार आज खुद बना रहा है। 10 टन वजनी हेवीवेट हेलीकॉप्टर भारत में बन रहे हैं। ये स्वदेशी हेलीकॉप्टर तीनों सेनाओं के उपयोग के लिए बनाए जा रहे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL भी मल्टी रोल हेलीकॉप्टर बना रहा है, जो मौजूदा MI-17 हेलीकॉप्टर को रिप्लेस करेंगे। देश में 39 शिप और सबमरीन बनाने का काम भी तेजी से चल रहा है। भारत में न केवल जरूरत के हथियार बनाए जा रहे हैं, बल्कि डिफेंस इक्विपमेंट बनाने में भी तेजी आई है। लोकसभा में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के दिए जवाब के मुताबिक घरेलू डिफेंस उपकरणों की खरीद पिछले 3 साल में बढ़ी है। 2018-19 में घरेलू डिफेंस उपकरणों की खरीद 54% थी, 2018-19 में बढ़कर 64% हो गई और 2022 में 68% घरेलू डिफेंस उपकरणों की खरीद का लक्ष्य है। घरेलू हथियार, उपकरणों और सिस्टम की खरीद के लिए 84,598 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए। इसी साल भारत ने स्वदेशी ड्रोन, हथियार, बुलेट प्रूफ जैकेट समेत 28,732 करोड़ रुपए से के रक्षा सौदे को मंजूरी दी। इस दौरान भारत में डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में इनोवेशन और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया गया है। इनोवेशन और स्टार्टअप के लिए केंद्र सरकार ने 498 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है। डिफेंस सेक्टर में भारत आत्मनिर्भर हो रहा है, तो इसमें DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का भी बहुत बड़ा रोल है। इसी साल एक संसदीय समिति ने DRDO की तारीफ की थी।
संसदीय समिति के अध्यक्ष बीजेपी सांसद जुएल ओराम हैं। इस संसदीय समिति में कुल 30 सांसद शामिल हैं। इनमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी हैं। 4 अगस्त को संसद में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की। संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि समिति इस बात की तारीफ करती है कि डीआरडीओ के हथियारों के स्वदेशीकरण के कारण मिसाइल्स, रडार्स, टॉर्पीडोज, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, एवाक्स यानी एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स का आयात लगभग ना के बराबर हो गया और यह डीआरडीओ की वजह से हुआ है। डिफेंस सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में डीआरडीओ के योगदान के बारे में बताते हुए आपको यह भी बताऊं कि डीआरडीओ भारत में ही 6 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल प्लेन तैयार कर रहा है। डीआरडीओ ने इस प्लेन को नेत्र नाम दिया है। यह निगरानी विमान 10,500 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे हैं। इन विमानों से दुश्मन के इलाके में भी 360 डिग्री निगरानी की जा सकेगी। फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के पास 3 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग प्लेन है। डीआरडीओ ने 2021 में सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो यानी स्मार्ट का सफल परीक्षण किया था। इसमें मिसाइल के फीचर और पनडुब्बी नष्ट करने की क्षमता है। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो की रेंज 650 किलोमीटर है। डीआरडीओ ने 2017 में वरुणास्त्र नाम का टॉर्पीडो बनाया था जो सबमरीन को नष्ट कर सकता है। यानी डिफेंस सेक्टर में पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने के लिए भारत विदेशी डिफेंस आइटम यानी हथियारों, उपकरणों और दूसरे सिस्टम के इंपोर्ट पर बैन लगा रहा है। भारत ने विदेशी हथियारों, उपकरणों की एक लिस्ट तैयार की जिनका आयात बैन करना है, जिसमें से 28 अगस्त 2022 को 780 डिफेंस आइटम्स का आयात बैन किया गया। 2020 से 2022 के बीच 310 हथियार और उपकरणों का आयात बैन किया गया। लिस्ट में शामिल 2500 डिफेंस आइटम अब देश में ही बन रहे हैं। 458 डिफेंस आइटम ऐसे हैं जिनके लिए डेडलाइन तय की गई है, जिसके अंदर वो देश में बनने लगेंगे। 458 में से 167 हथियार उपकरणों का स्वदेशीकरण हो चुका है, यानी अब ये भारत में बन रहे हैं। ये हथियार और उपकरण कहां प्रयोग होते हैं ये भी आपको बता देता हूं। सुखोई 30 और जगुआर जेट्स के उपकरण अब भारत में बन रहे हैं। रशियन T-90 और T-72 टैंक्स के हथियार भी भारत में बन रहे हैं। BMP-2 कॉम्बैट व्हीकल में फिट होने वाले हथियार और पुर्जे भारत में बन रहे हैं। रूस से मिले हेलीकॉप्टर, सबमरीन, वॉरशिप, मल्टी रॉकेट सिस्टम, राइफल के उपकरण भारत में बन रहे हैं। यानी भारत बीते 7-8 साल डिफेंस सेक्टर में जितना आत्मनिर्भर होता चला गया है, उतना पिछले कई दशकों में नहीं हुआ।